हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप्स आप सब बढ़िया होगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजिस नेट कॉमर्स मेड इजी। यहाँ पे आपको पेपर टू कॉमर्स का कंप्लीट सिलेबस फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10 करवाया जा रहा है। यूनिट 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की हमारी चल रही है। अब हम उसमें नेक्स्ट टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के साथ। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्री डिटरमाइंड यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट करते हैं मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के लिए। ये स्टैंडर्ड्स एक बेंचमार्क होते हैं जो एक्सपेक्टेड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर इनको एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि वेरिएंसेस यानी डिफरेंसेस आइडेंटिफाई हो सके। ये वेरिएंसेस बताते हैं कि कहाँ कॉस्ट प्लान से डेविएट हो रही है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का ये बेसिक कॉन्सेप्ट कॉस्ट कंट्रोल और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए आपको फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है जी। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें। अब देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स। ये ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं कि ये टेक्निक बिजनेस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। चलो एक एक करके समझते हैं इनको। पहला ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल थ्रू वेरिएंस एनालिसिस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच का डिफरेंस यानी वेरिएंस एनालाइज किया जाता है। ये वेरिएंसेस बताते हैं कि कहाँ कॉस्ट ज़्यादा या कम हो रही है और इससे मैनेजमेंट कॉस्ट सेविंग मेजर्स या करेक्टिव एक्शंस ले सकती है। वेरिएंस एनालिसिस का ये रोल कॉस्ट डिसिप्लिन के लिए बहुत क्रिटिकल है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग डिपार्टमेंट्स या प्रोसेसेस के परफॉर्मेंस को असेस करने में हेल्प करती है। जैसे अगर कोई डिपार्टमेंट स्टैंडर्ड से ज़्यादा मटेरियल यूज़ कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी लो है। ये इवैल्यूएशन मैनेजमेंट को वीक एरियाज आइडेंटिफाई करने और इम्प्रूवमेंट्स प्लान करने में मदद करती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव है बजटिंग और फोरकास्टिंग एक्यूरेसी। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक रिलायबल बेस देती है बजटिंग और फोरकास्टिंग के लिए क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कॉस्ट पे बेस्ड होते हैं। ये स्टैंडर्ड्स फ्यूचर प्लानिंग और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस को ज़्यादा एक्यूरेट बनाते हैं। ठीक है जी। होप सो आपको ये क्लियर होगा। अब बात करते हैं हम अपने वेरिएंसेस की। अब बात करते हैं वेरिएंस एनालिसिस की। ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का कोर पार्ट है जिसमें एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के डिफरेंसेस को एनालाइज किया जाता है। ये वेरिएंसेस अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं जैसे मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। वेरियस एनालिसिस का ये ओवरव्यू आपको क्लियर करेगा। इसको चलो डिटेल में देखते हैं। पहला कैटेगरी है मटेरियल वेरिएंसेस। ये मटेरियल रिलेटेड कॉस्ट के डिफरेंसेस को एनालाइज करते हैं जैसे प्राइस या क्वांटिटी में डेविएशन। मटेरियल वेरिएंसेस दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस की अगर हम बात करें, प्राइस और क्वांटिटी की अगर हम बात करें का फॉर्मूला है एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ये बताता है कि मटेरियल के एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस के बीच का डिफरेंस एक्चुअल क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट डालता है। अगर एक्चुअल प्राइस ज़्यादा है तो वेरिएंस एडवर्स होता है, अगर कम है तो फेवरेबल होता है। अब बात करते हैं सेकेंड क्वांटिटी वेरिएंस की। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सारे को मल्टीप्लाई कर दो स्टैंडर्ड प्राइस से। ये बताता है कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस स्टैंडर्ड प्राइस पे क्या इम्पैक्ट डालता है। अगर ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ हुई तो वेरिएंस एडवर्स होता है, अगर कम तो फेवरेबल होता है। अब बात करते हैं लेबर वेरिएंसेस की। प्राइस वेरिएंस भी हमने कर लिया, यूसेज भी आ गया। चलो यहीं पे आपको वैसे ही बता देता हूँ। दूसरा कैटेगरी है लेबर वेरिएंसेस। ये लेबर कॉस्ट के डिफरेंसेस को एनालाइज करती है जैसे लेबर रेट्स या एफिशिएंसी में डेविएशन। लेबर वेरिएंस भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, रेट और एफिशिएंसी। लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट, सारे को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो एक्चुअल आवर्स से। ये बताता है कि लेबर के एक्चुअल और स्टैंडर्ड रेट यानी पे पर आर के डिफरेंस का एक्चुअल आवर्स पे क्या इम्पैक्ट होता है। अगर एक्चुअल रेट ज़्यादा है तो वेरिएंस एडवर्स होता है। रेट वेरिएंस का ये कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है समझना। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड आवर्स, इस सारे को ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। ये बताता है कि एक्चुअल और स्टैंडर्ड आवर्स के डिफरेंस का स्टैंडर्ड रेट पे क्या इम्पैक्ट होता है। अगर ज़्यादा आवर्स लगे तो वेरिएंस एडवर्स होता है, ये एफिशिएंसी कम करता है। ठीक है। अब तीसरी कैटेगरी आती है ओवरहेड वेरिएंसेस की। ये फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स के कॉस्ट के डिफरेंसेस को एनालाइज करते हैं।
सिमिलरली टू मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस, ओवरहेड वेरिएंसेस में भी प्राइस यानी एक्सपेंडिचर और एफिशिएंसी यानी वॉल्यूम वेरिएंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं ताकि ओवरहेड कॉस्ट के डेविएशन समझ सकें। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन था। अब बात करते हैं डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस की। ये वेरिएंसेस प्रोडक्शन में मटेरियल के स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट के डिफरेंसेस को एनालाइज करते हैं। ये वेरिएंसेस अलग अलग टाइप्स के होते हैं जैसे कॉस्ट, प्राइस, यूसेज और मिक्स। इनका करेक्ट मैचिंग अब देखते हैं, जो पेपर में पूछा जाता है इसको डिटेल में समझते हैं। अब एक लाइन दी थी दैट जो इसमें जो क्वेश्चन था उसकी ऑप्शन 3 का करेक्ट आंसर था डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस के फॉर्मूलाज का करेक्ट मैचिंग हम करने जा रहे हैं। देखो, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जीएमसीवी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये टोटल डिफरेंस मेजर करता है स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी जो एक्चुअल आउटपुट के लिए एक्सपेक्टेड थी और एक्चुअल कॉस्ट के बीच। ये वेरिएंस प्राइस और यूसेज वेरिएंस का कंबाइंड इफेक्ट होता है। अब डीएमसीवी को एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स फॉर एक्चुअल आउटपुट यानी जो एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए एक्सपेक्टेड कॉस्ट है और एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड के बीच का टोटल डिफरेंस मेजर करता है। ये वेरिएंस बताता है कि मटेरियल्स के कॉस्ट में कितना डेविएशन हुआ है। डीएमसीवी का फॉर्मूला है डीएमसीवी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस डिवाइडेड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये बताता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और प्राइस के बेसिस पे और एक्चुअल कॉस्ट यानी एक्चुअल क्वांटिटी और प्राइस के बेसिस पे उनके बीच का डिफरेंस क्या है। ये वेरिएंस ओवरऑल कॉस्ट डेविएशन को कैप्चर करता है। डीएमसीवी प्राइस और यूसेज वेरिएंसेस का कंबाइंड इफेक्ट होता है, यानी ये वेरिएंस मटेरियल के प्राइस में डिफरेंस यानी प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी में डिफरेंस यानी यूसेज वेरिएंस दोनों को इंक्लूड करता है। ये टोटल कॉस्ट वेरिएंस का होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता है। अब डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस पे आते हैं, डीएमपीवी। इसका फॉर्मूला है एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये वेरिएंस मटेरियल के प्राइस में डिफरेंस को मेजर करता है एक्चुअल क्वांटिटी के बेसिस पे। अगर एक्चुअल प्राइस स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो वेरिएंस एडवर्स होता है। डीएमपीवी ये मेजर करता है कि मटेरियल प्राइसेस में वेरिएशंस की वजह से कितना डिफरेंस आया। ये फोकस करता है प्राइस के डेविएशन पे क्वांटिटी को कांस्टेंट रखते हुए। ये बताता है कि मटेरियल के लिए ज़्यादा या कम पे किया गया है। ठीक है जी। डीएमपीवी का फॉर्मूला दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ये एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड और एक्चुअल प्राइस के डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई करता है ताकि प्राइस डेविएशन का फाइनेंशियल इम्पैक्ट पता चले। डीएमपीवी बताता है कि स्टैंडर्ड प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा या कम पेमेंट का क्या इम्पैक्ट हुआ। ये वेरिएंस मैनेजमेंट को प्राइस नेगोशिएशन या सप्लायर सिलेक्शन के डिसीजन में हेल्प करता है। अब आगे आता है डीएमयूवी, इसको समझते हैं। देखो, इसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये वेरिएंस मटेरियल के यूसेज में डिफरेंस को मेजर करता है स्टैंडर्ड प्राइस के बेसिस पे। डीएमयूवी ये मेजर करता है कि क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड में डेविएशन की वजह से कितना डिफरेंस आया। ये फोकस करता है कि मटेरियल के एफिशिएंट या इनएफिशिएंट यूज पे प्राइस को कांस्टेंट रखते हुए। डीएमयू का अगर फॉर्मूला एक बार फिर बताऊं तो स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी यानी जो एक्चुअल आउटपुट के लिए एक्सपेक्टेड थी और एक्चुअल क्वांटिटी के डिफरेंस को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करता है ताकि यूसेज डेविएशन का इम्पैक्ट पता चले। डीएमयूवी मटेरियल यूसेज की एफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। अगर एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो ये इनएफिशिएंसी दिखाता है और अगर कम है तो एफिशिएंसी। ये वेरिएंस प्रोडक्शन प्रोसेसेस के इम्प्रूवमेंट के लिए की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस की बात करते हैं। प्राइस भी हमने कर लिया, मिक्स वेरिएंस इसका अगर फॉर्मूला है की बात करें स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी।
ये वेरिएंस मटेरियल के मिक्स यानी प्रोपोर्शन में डिफरेंस को मेजर करता है जब मल्टीपल मटेरियल्स यूज़ होते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल टोटल क्वांटिटी के बेसिस पे स्टैंडर्ड मिक्स को एडजस्ट करती है। DMMV ये मेजर करता है कि मटेरियल प्रोपोर्शन यानी मिक्स में प्लांट से डिफरेंट यूज़ करने का क्या इम्पैक्ट हुआ। जब प्रोडक्शन में मल्टीपल मटेरियल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ होता है और मटेरियल मिक्स स्टैंडर्ड से अलग होता है तो ये वेरिएंस उसका फाइनेंशियल इफेक्ट दिखाता है। DMMV का फॉर्मूला अगर मैं एक बार फिर रिपीट करूं, डैट इज स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल टोटल क्वांटिटी के बेसिस पे स्टैंडर्ड मिक्स को एडजस्ट करती है और इसका एक्चुअल क्वांटिटी के साथ डिफरेंस स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई होता है। ये वेरिएंस मिक्स के डेविएशन का इम्पैक्ट बताता है। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड मिक्स को एक्चुअल टोटल क्वांटिटी यूज्ड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन में टोटल क्वांटिटी स्टैंडर्ड से अलग हो सकती है, लेकिन मिक्स का प्रोपोर्शन एनालाइज करने के लिए स्टैंडर्ड को एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है जी। अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। अब देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के एडवांटेजेस। ये बेनिफिट्स बताते हैं कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बिजनेस के लिए क्यों वैल्यूएबल है। चलो इनको देखते हैं, डिटेल में समझते हैं। पहला एडवांटेज है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन को फैसिलिटेट करती है। वेरिएंस एनालिसिस के थ्रू मैनेजमेंट कॉस्ट को मॉनिटर और कंट्रोल कर सकते हैं और डिपार्टमेंट्स या प्रोसेसेस की परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं। ये सिस्टमेटिक अप्रोच एफिशिएंसी इंप्रूव करती है। दूसरा एडवांटेज है कि ये बजटिंग और इन्वेंट्री वैल्यूएशन को सिंप्लीफाई करती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक कंसिस्टेंट बेस देती है जो बजट्स बनाने और इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए यूज़ होते हैं, जिससे फाइनेंशियल प्लानिंग और रिपोर्टिंग ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के चैलेंजेस की। हर टेक्निक की तरह इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं जो समझना ज़रूरी है, उनको समझते हैं। पहला चैलेंज है कि एक्यूरेट स्टैंडर्ड सेट करना कॉम्प्लेक्स है। स्टैंडर्ड्स को हिस्टोरिकल डाटा, इंडस्ट्री बेंचमार्क्स और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस के बेसिस पे सेट करना पड़ता है, जो टाइम कंज्यूमिंग और टेक्निकल प्रोसेस है। अगर स्टैंडर्ड्स रियलिस्टिक नहीं होते तो वेरिएंस एनालिसिस का पर्पस खराब हो सकता है। दूसरा चैलेंज है फ्रीक्वेंट वेरिएंस एनालिसिस टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। हर पीरियड में वेरिएंसेस को कैलकुलेट और एनालाइज करना और उनके कॉजेज़ को आइडेंटिफाई करना बहुत एफर्ट मांगता है। ये रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। ठीक है जी। तीसरा चैलेंज है अगर स्टैंडर्ड्स अनरियलिस्टिक होते हैं तो ये स्टाफ को डीमोटिवेट कर सकता है। अगर स्टैंडर्ड्स बहुत हाई या अनअचीवेबल होते हैं तो एम्प्लॉयज़ या डिपार्टमेंट्स को लग सकता है कि उनका परफॉर्मेंस अनफेयरली जज हो रहा है, जो मोराल और प्रोडक्टिविटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्टिविटीज़ इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब देखते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के प्रोसेस में कौन सी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए फॉलो किया जाता है। चलो इन स्टेप्स को समझते हैं। पहला स्टेप है स्टैंडर्ड कॉस्ट इस्टेब्लिश करना। इसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट सेट किए जाते हैं जो हिस्टोरिकल डाटा, इंडस्ट्री बेंचमार्क्स और एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस लेवल पे बेस्ड होते हैं। ये स्टैंडर्ड्स रियलिस्टिक और अचीवेबल होने चाहिए ताकि वेरिएंस एनालिसिस मीनिंगफुल हो। दूसरा स्टेप है एक्चुअल कॉस्ट का मेजरमेंट। इसमें ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजैक्शंस और एक्टिविटीज़ के बेसिस पे एक्चुअल कॉस्ट को मेजर और रिकॉर्ड किया जाता है। ये एक्यूरेट डाटा कलेक्शन मांगता है ताकि एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर किया जा सके। तीसरा स्टेप है वेरिएंस को कॉस्ट और प्रॉफिट सेंटर्स में एलोकेट करना। जब एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच वेरिएंसेस आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो इनको रेलेवेंट कॉस्ट सेंटर्स जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या प्रॉफिट सेंटर जैसे प्रोडक्ट लाइंस में एलोकेट किया जाता है ताकि एनालिसिस और अकाउंटेबिलिटी हो सके। चौथा स्टेप है वेरिएंसेस और उनके कॉजेस आइडेंटिफाई करना। वेरिएंसेस को एनालाइज करके ये पता लगाया जाता है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट से डेविएशन क्यों हुआ, जैसे प्राइस चेंजेस या इनएफिशिएंट यूसेज। ये एनालिसिस इंप्रूवमेंट एरियाज को हाईलाइट करता है। ठीक है जी। लास्ट स्टेप है एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट का कंपैरिजन। अब ये फाइनल स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल परफॉर्मेंस को असेस करता है और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम का इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करता है।
ये कंपैरिजन बताता है कि सिस्टम कितना सक्सेसफुल है कॉस्ट कंट्रोल और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट को समझते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट वो प्रीडिटरमाइंड कॉस्ट होती है जो साइंटिफिक एनालिसिस, इंजीनियरिंग स्टडीज़ और इनपुट्स, प्रोसेसेस और एक्सपेक्टेड एफिशिएंसीज के केयरफुल इवैल्यूएशन के बेसिस पे सेट किए जाते हैं। ये कॉस्ट आइडियल या नॉर्मल कंडीशंस के अंदर एक्सपेक्टेड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक यूनिट आउटपुट के प्रोडक्शन के एक्सपेक्टेड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है जब कंडीशंस नॉर्मल होते हैं। इसमें मटेरियल्स, लेबर और ओवरहेड जैसे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। ये कॉस्ट रियलिस्टिक बेंचमार्क्स देती है जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए यूज़ होते हैं। एस्टिमेटेड कॉस्ट अलग होती है जो हिस्टोरिकल डाटा और पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होती है। ये सब्जेक्टिव होती है और यूजली तब यूज़ होती है जब कोई एक्टिविटी के लिए लिमिटेड या नो हिस्टोरिकल डाटा होता है, या जब कॉस्ट एलिमेंट्स में सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज या वेरिएशंस होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट के मुकाबले एस्टिमेटेड कॉस्ट कम प्रिसाइज होती है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको भी समझ लो। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक है जो एक्चुअल कॉस्ट को प्रीडिटरमाइंड स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ कंपेयर करती है ताकि वेरिएंसेस एनालाइज हो सके। इसमें मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल अप्लाई होता है जिसमें फोकस सिर्फ सिग्निफिकेंट वेरिएंसेस पे होता है जो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से डेविएट करते हैं। इससे मैनेजमेंट का टाइम और एफर्ट सेव होता है क्योंकि वो सिर्फ क्रिटिकल इश्यूज पे फोकस करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे रीजंस पे चल रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस के रीजंस की। ये वेरिएंसेस तब होते हैं जब एक्चुअल मैनेजरियल यूसेज स्टैंडर्ड से अलग होती है। चलो इनको रीजंस को समझते हैं। पहला रीज़न है नेग्लिजेंस इन मटेरियल यूसेज। अगर मटेरियल्स के यूज़ में केयरलेसनेस या नेग्लिजेंस होती है तो एक्चुअल यूसेज स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो सकती है जो वेरिएंस का कॉज बनती है। ये इनएफिशिएंसी प्रोडक्शन प्रोसेस में होती है। दूसरा रीज़न है पुअर या इम्प्रॉपर मशीन हैंडलिंग। अगर मशीन्स को ठीक से हैंडल नहीं किया जाता तो मटेरियल वेस्टेज या इनएफिशिएंट यूसेज होती है जो यूसेज वेरिएंस का कॉस्ट बनती है। ये टेक्निकल इशू प्रोडक्शन एफिशिएंसी को अफेक्ट करता है। तीसरा रीज़न है इनएफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स से वेस्टेज होती है। अगर प्रोडक्शन मेथड एफिशिएंट नहीं होते तो मटेरियल्स का ज़्यादा वेस्टेज या कंजम्पशन होता है जो स्टैंडर्ड से डेविएट करता है। ये वेरिएंस प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स के नीड को हाईलाइट करता है। चौथा रीज़न है प्रोडक्ट डिज़ाइन में चेंज। अगर प्रोडक्ट का डिज़ाइन चेंज होता है और उसके लिए स्टैंडर्ड से अलग मटेरियल यूसेज चाहिए तो ये यूसेज वेरिएंस का कॉज बनता है। ये वेरिएंस डिज़ाइन रिलेटेड डिसीजंस को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है जी, होप सो आपको ये सारा क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं बजटरी कंट्रोल पे। देखो स्टूडेंट्स, चलो शुरू करते हैं बजटरी कंट्रोल के साथ। बजटरी कंट्रोल एक मैनेजमेंट टेक्निक है जिसमें हम बजट्स प्रिपेयर करते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को बजटेड फिगर्स के साथ कंपेयर करते हैं और अगर कोई डेविएशन होती है तो करेक्टिव एक्शन लेते हैं। ये प्रोसेस बिजनेस को फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने और गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। बजटरी कंट्रोल का ये डेफिनेशन एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो प्लानिंग और कंट्रोल के लिए क्रिटिकल है। अब देखते हैं बजटरी कंट्रोल के प्रोसेस के स्टेप्स को। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो बजटिंग के इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग को गाइड करती है। चलो इसके स्टेप्स को डिटेल में समझते हैं। ठीक है जी, पहला स्टेप है बजट सेट करना। इसमें अलग अलग एरियाज के लिए बजट्स बनाए जाते हैं जैसे सेल्स बजट रेवेन्यू प्लानिंग के लिए, प्रोडक्शन बजट प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ के लिए, या कैश बजट कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए। ये बजट्स बिजनेस के गोल्स और रिसोर्सेज के बेसिस पे केयरफुली प्लान किए जाते हैं ताकि हर डिपार्टमेंट का टारगेट क्लियर हो। बजट सेटिंग का ये स्टेप प्लानिंग का फाउंडेशन है। दूसरा स्टेप है एक्चुअल परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना। एक बार बजट सेट हो जाए तो बिजनेस के रियल टाइम रिजल्ट्स जैसे एक्चुअल सेल्स, प्रोडक्शन या कैश फ्लोज को ट्रैक किया जाता है। ये मॉनिटरिंग इंश्योर करता है कि बिजनेस अपने प्लान पाथ पे चल रहा है या नहीं। एक्चुअल परफॉर्मेंस का ये ट्रैकिंग आपको बहुत ज़रूरी है समझना। तीसरा स्टेप है वेरिएंस एनालाइज करना और करेक्टिव मेजर लेना। जब एक्चुअल परफॉर्मेंस और बजटेड फिगर्स के बीच डिफरेंसेस यानी वेरिएंसेस मिलते हैं
तो इनको एनालाइज किया जाता है ताकि पता चले कि डेविएशन क्यों हुआ। फिर मैनेजमेंट करेक्टिव मेजर जैसे कॉस्ट कटिंग या स्ट्रेटेजी चेंजेस इंप्लीमेंट करती है। ये स्टेप बजटरी कंट्रोल को फीडबैक लूप को कंप्लीट करता है। अब आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ बजट समझते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बजट्स की। बजटरी कंट्रोल में अलग अलग बजट्स होते हैं जो बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं। हर बजट का स्पेसिफिक पर्पस होता है। चलो इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है सेल्स बजट। ये बजट रेवेन्यू को फोरकास्ट करता है जो मार्केट डिमांड के बेसिस पे बनाया जाता है। इसमें मैनेजमेंट एस्टिमेट करती है कि कितना सेल्स रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है, कंसीडरिंग फैक्टर्स जैसे कस्टमर की डिमांड, मार्केट के ट्रेंड्स और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। सेल्स बजट बिजनेस के फाइनेंशियल प्लानिंग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दूसरा टाइप है प्रोडक्शन बजट। ये बजट प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ को प्लान करता है जो सेल्स बजट और इन्वेंट्री नीड्स के बेसिस पे होते हैं। इसमें ये डिसाइड किया जाता है कि कितना प्रोड्यूस करना है ताकि सेल्स डिमांड मीट हो और इन्वेंट्री लेवल्स ऑप्टिमल रहें। प्रोडक्शन बजट ऑपरेशंस को अलाइन करता है। अब तीसरा टाइप है कैश बजट। ये बजट कैश इनफ्लोज जैसे सेल से कैश और आउटफ्लोज जैसे एक्सपेंसेस या इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करता है। ये इंश्योर करता है कि बिजनेस के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी है ऑपरेशंस और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स के लिए। कैश बजट कैश फ्लो मैनेजमेंट के लिए क्रिटिकल है। चौथा टाइप है फ्लेक्सिबल बजट। ये बजट वेरिंग एक्टिविटी लेवल्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है, यानी प्रोडक्शन या सेल्स के वॉल्यूम के चेंजेस के साथ बजट फिगर्स भी चेंज होते हैं। ये स्टैटिक बजट से ज़्यादा रियलिस्टिक होता है क्योंकि ये एक्चुअल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग कॉस्ट और रेवेन्यू को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। ये सारे बजट्स की डिटेल मैंने आपको वैसे करवा ही दी है। बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस। अब देखते हैं बजटरी कंट्रोल के बेनिफिट्स। ये एडवांटेजेस बताते हैं कि बजटरी कंट्रोल बिजनेस के लिए क्यों वैल्यूएबल है। चलो इनको डिटेल में समझते हैं। पहला बेनिफिट है कि बजटरी कंट्रोल ऑपरेशंस को स्ट्रेटेजिक गोल्स के साथ अलाइन करता है। बजट्स बिजनेस के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं ताकि हर डिपार्टमेंट कंपनी के विजन के साथ काम करे। अलाइनमेंट का ये रोल स्ट्रेटेजिक सक्सेस के लिए बहुत क्रिटिकल है। दूसरा बेनिफिट है कॉस्ट कंट्रोल और रिसोर्स एलोकेशन को इन्हेंस करना। बजट्स एक्सपेंसेस को मॉनिटर करते हैं और रिसोर्सेज जैसे फंड्स मैन पावर को एफिशिएंटली एलोकेट करने में हेल्प करते हैं। ये इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज वेस्ट ना हो और कॉस्ट कंट्रोल में रहे। ठीक है जी। तीसरा बेनिफिट है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। बजट्स एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए बेंचमार्क्स देते हैं जिनके अगेंस्ट डिपार्टमेंट्स या प्रोसेसेस का परफॉर्मेंस असेस किया जाता है। ये वैल्यूएशन वीक एरियाज को आइडेंटिफाई और इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं बजटरी कंट्रोल के लिमिटेशंस की। हर टेक्निक की तरह इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो समझना ज़रूरी है। पहला लिमिटेशंस है कि बजट्स प्रिपेयर और मॉनिटर करना टाइम कंज्यूमिंग है। बजट्स बनाने में डिटेल्ड प्लानिंग और डाटा कलेक्शन चाहिए और रेगुलर मॉनिटरिंग भी एफर्ट मांगती है। ये प्रोसेस रिसोर्स इंटेंसिव हो सकता है, खासकर छोटे बिजनेसेस के लिए। दूसरा लिमिटेशन है कि इनएक्यूरेट फोरकास्ट डिसीजंस को मिसलीड कर सकते हैं। अगर बजट्स अनरियलिस्टिक असम्पशन या गलत मार्केट प्रेडिक्शन पे बेस्ड होते हैं तो ये मैनेजमेंट को रॉन्ग डिसीजंस लेने के लिए मिसलीड कर सकते हैं। तीसरा लिमिटेशन है बजटरी कंट्रोल डायनामिक एनवायरनमेंट में फ्लेक्सिबिलिटी रेसिस्ट कर सकता है। अगर मार्केट कंडीशन या बिजनेस नीड्स रैपिडली चेंज होते हैं तो स्टैटिक बजट आउटडेटेड हो सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी को लिमिट करते हैं। डायनामिक एनवायरनमेंट में ये एक बड़ा चैलेंज है। होप सो आपको जितना आज करवाया उतना अच्छे से क्लियर होगा। कोई डाउट है तो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। इवन रिवीजन सीरीज भी आपकी यूट्यूब पे चल रही है। अच्छे से प्रिपेयर करो, डेली बेसिस पे क्लासेस वॉच करो। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दी चैनल। करते हैं आज का सेशन वाइंड अप, फिर मिलते हैं विद अ न्यू सेशन विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। थैंक यू।